हेलो गाइस, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS क्लासेस बांदीकुई में। तो भाई साहब, आपकी आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम तीनों टॉपिक क्लियर करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि धातु क्रियाशीलता के आधार पर तीन होते हैं: अधिक क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु। हमने पढ़ लिया कि कम क्रियाशील धातु पढ़ लिया हमने पिछली वीडियो में। और ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्यम क्रियाशील धातु और अधिकतम क्रियाशील धातु। जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है, देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो कर देना लाइक, ठीक है। तो देखते हैं मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, मध्यम क्रियाशील धातु है, उनको निकालने की क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी विधियाँ होती है, कैसे उन्हें शुद्ध किया जाता है, क्या होता है, पूरा देखेंगे हम। ठीक है, देखते हैं। यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट एस्क के रूप में पाई जाती है। जो ये मध्यम क्रियाशील धातु है, मध्यम क्रियाशील धातु आपको सक्रियता सारणी में देख लेना, बीच में मध्यम क्रियाशील धातु जैसे कि लोहा है, ठीक है, लोहा, तांबा, कॉपर, ये मध्यम क्रियाशील धातु हैं। ये धातु हैं जो सल्फाइड एस्क के रूप में या कार्बोनेट एस्क के रूप में पाई जाती है। ठीक है, दो रूप में ही पाई जाती है। इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। ठीक है, इन धातुओं को पहले ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करेंगे और इस रूप में परिवर्तित करने के बाद इनको प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो मध्यम क्रियाशील धातु है उनको पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, फिर ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद उन्हें प्राप्त करेंगे। ठीक है, सल्फाइड एस्क के रूप में और ऑक्साइड एस्क के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं हम सल्फाइड एस्क के रूप में धातु का निष्कर्षण। ठीक है, सल्फाइड एस्क से धातु का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो सल्फाइड एस्क से धातु का निष्कर्षण करने के लिए एक विधि है हमारे पास, उस विधि का नाम है भर्जन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में भी, आपको याद होगा भर्जन निष्तापन ये विधि। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भर्जन विधि क्या होती है देखते हैं। सल्फाइड एस्क को अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, भर्जन का अर्थ होता है जलना। सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, बहुत अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मध्यम क्रियाशील धातुओं को ऑक्साइड में परिवर्तित करके प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए हम पहले इस सल्फाइड एस्क को भर्जन विधि के द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, परिवर्तित करने के बाद हम इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करेंगे। तो परिवर्तित करने के लिए भर्जन के द्वारा हमने इसको गर्म किया अधिक ताप पर। ठीक है, गर्म करने के बाद ये ऑक्साइड में बदल जाती है। ठीक है, इसके एक उदाहरण ले लेते हैं। जो जिंक सल्फाइड ZnS है, उसकी उपस्थिति, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे या फिर गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। जिंक सल्फाइड से यहाँ पर अपचयन हो गया है। ठीक है, विस्थापित कर दिया है धातु ने, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सल्फर को विस्थापित कर दिया ऑक्सीजन ने। ठीक है, और यहाँ पर Zn ऑक्साइड बन गया और SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इस प्रकार गर्म करने के बाद जो धातु है वो ऑक्साइड में बदल जाती है। ठीक है, सल्फाइड एस्क है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है भर्जन विधि के द्वारा। तो अगले पेज पे हम पढ़ेंगे निस्तापन विधि के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने सल्फाइड एस्क के रूप में धातु को प्राप्त कर लिया, धातु ऑक्साइड को प्राप्त कर लिया, ऑक्साइड को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो अब सल्फाइड एस्क के बाद में कार्बोनेट एस्क है, क्योंकि जो इस विधि है मध्यम क्रियाशील धातु है, इनको सल्फाइड एस्क और कार्बोनेट एस्क के रूप में ही आसानी से ऑक्साइड में बदल के प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए पहले इन्हें हमने सल्फाइड एस्क में बदल लिया। अब ठीक है, अब कार्बोनेट एस्क में बदलेंगे। ठीक है, कार्बोनेट अयस्कों का निष्कासन। ठीक है, तो कार्बोनेट अयस्कों का निष्कासन किस विधि के द्वारा किया जाता है, निस्तापन विधि के द्वारा। और सल्फाइड अयस्कों का विस्थापन किस विधि के द्वारा किया गया था, भर्जन विधि के द्वारा। ये याद रखना है आपको, भर्जन विधि और निस्तापन विधि के द्वारा जो कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क है उनको ऑक्साइड में परिवर्तित किया है हमने। ठीक है, और हम निस्तापन विधि में देखते हैं क्या होता है। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, उसमें हमने सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में किया था, उसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है,
उसमें हमने वर्जन में क्या किया था, जो सल्फाइड अयस्क है उनको वायु की उपस्थिति में गर्म किया था, अधिक ताप पर गर्म किया था तो वो ऑक्साइड में बदले थे। और यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क है उनको हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो ऑक्साइड में बदल जाएंगे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम ZnCO3, इसको गर्म करेंगे, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो Zn ऑक्साइड और CO2 गैस प्राप्त होगी हमें। ठीक है, और एक नोट है वो नोट देख लीजिए। नोट क्या है, नोट ये है, भर्जन व निस्तापन से धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। हमने भर्जन और निस्तापन दोनों विधियों के द्वारा क्या किया है, धातु को हमने कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड या ऑक्साइड में प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ऑक्साइड में प्राप्त करने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होती है वो अगले पेज पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने भर्जन और निस्तापन विधि के द्वारा धातुओं को धातु ऑक्साइड या ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लिया। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड में से जो धातु है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपचयन करना पड़ेगा। और आप जानते हैं अपचयन में क्या होता है, पहले पाठ में पढ़ लिया है आपने, अपचयन में ऑक्सीजन को हटाना होता है। ठीक है, और अपचयन के लिए एक अपचायक की आवश्यकता होती है जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ऑक्सीजन का अवशोषित करके एक अणु बना लेता है किसी भी चीज़ का, वो देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो धातु ऑक्साइड का अपचयन देखते हैं किस प्रकार किया जाता है। तो अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना। अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का हटना। अपचयन और ये अभिक्रियाएं पढ़ी है आपने। ठीक है, अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन को हटाना। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कैसे हटाएंगे हम, अपचयन के लिए अपचायक की आवश्यकता होती है। अपचयन करने के लिए अपचायक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपचयन करना है हमें, किसी अभिक्रिया का अपचयन करना है या कोई अपचयन की अभिक्रिया करनी है तो अपचयन के लिए रिएजेंट होना चाहिए, एक अपचायक होना चाहिए। और अपचायक के रूप में हम किस किस को काम में ले सकते हैं, देखिए अपचायक के रूप में हम कार्बन का उपयोग कर सकते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं और H2 हाइड्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम अपचायक के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को अपचायक के रूप में अगर हम काम में लेंगे तो ठीक है, वहाँ से जो है वो ऑक्सीजन का अणु वो निकल जाएगा और एक किसी और चीज़ का अणु बना लेगा। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं हम। तो यहाँ पर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हमने अपचायक के रूप में काम में लिया है, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर जल का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन गैस के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस है उसको अपचायक के रूप में काम में लिया हमने। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक जल का अणु बना लेगी, जिससे यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगी और एक जल का अणु बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमने कम क्रियाशील धातुओं का पढ़ लिया, निष्कर्षण कम क्रियाशील धातुओं का पढ़ लिया। ठीक है, मध्यम क्रियाशील धातुओं का पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम जो अधिकतम क्रियाशील धातु है। ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इनका निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में अगले पेज पर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार किया जाता है, देखिए ये अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, इनका निष्कर्षण अपचयन के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन्हें प्राप्त अपचयन के द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होते हैं। अपचयन के द्वारा प्राप्त करेंगे तो ये वायु के संपर्क में आ जाएंगे, जलने लग जाएंगे। ठीक है, आपको पता है सोडियम, पोटेशियम ये सब अधिक क्रियाशील धातु है, इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है, आपने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो इनका अपचयन के द्वारा निष्कर्षण नहीं किया जा सकता, इन्हें अपचयन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, देखिए इन धातुओं को विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि के द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। अब विद्युत अपघटन विधि क्या होती है आपने पहले भी पढ़ लिया और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो एक डायग्राम से समझाता हूँ, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये हमने एक बीकर ले लिया। ठीक है, इस बीकर में 2 छड़ ले ली।
ये है एनोड, ये है एनोड और ये है कैथोड। ठीक है, तो इसमें हम ले लेते हैं KCl का विलयन। ठीक है, KCl से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, K प्राप्त कर रहे हैं, जो है हम धातु प्राप्त कर रहे हैं, K पोटेशियम धातु प्राप्त कर रहे हैं विलयन से। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे। इसको हम एक बैटरी के सर्किट से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस विलयन में हम जैसे ही इसको विलयन के रूप में प्राप्त करेंगे, तो आपको पता है इसका होता है K पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को रिफ्लेक्शन प्राप्त करता है। ठीक है, वो पॉजिटिव से दूर जाता है और नेगेटिव से दूर जाता है, और नेगेटिव पॉजिटिव के पास आता है और पॉजिटिव नेगेटिव के पास आता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो ठीक है, तो जो एनोड है, एनोड पर K जम जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा प्राप्त करने के बाद इस छड़ है, ये वाली छड़ है, इस पर पोटेशियम जमा हो जाएगा। इसमें ये KCl का विलयन भरा हुआ है, यहाँ पर K जमा हो जाएगा, पोटेशियम जमा हो जाएगा, और जो Cl गैस बनेगी वो गैस एनोड पर चली जाएगी, कैथोड पर चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें एक तरफ पोटेशियम प्राप्त हो जाएगा और एक तरफ क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, धातु प्राप्त होगा हमें कैथोड पर। ठीक है, और क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होगी। ठीक है, ये धातु कैथोड पर प्राप्त हो रही है, तो कैथोड है यहाँ पर, ये हमें धातु प्राप्त हो गई, और क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त हो रही है। एनोड ये है और ये है कैथोड। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार अधिक्रियाशील धातुओं का भी निष्कर्षण कर लिया जाता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये इनमें भी कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त करने के बाद भी इनमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है, उनको आगे हम दूसरी विद्युत अपघटन विधि से करेंगे, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड से करेंगे। ठीक है, अगले पेज पर पढ़ेंगे हम। देखिए, तो स्टूडेंट्स 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 3 चरणों में धातु का निष्कर्षण पढ़ा था हमने, और 2 चरण कंप्लीट हो गए, और तीसरा चरण ये आपके सामने। ठीक है, देखिए धातुओं का परिष्करण, तीसरा चरण था धातुओं का परिष्करण। अब धातुओं का परिष्करण क्या होता है, देखिए धातुओं से अशुद्धियों को निकालने के लिए विद्युत अपघटन परिष्करण विधि उपयोगी है। ठीक है, धातुओं से अशुद्धियों को निकालने के लिए विद्युत अपघटन विधि बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, जो इसके लिए क्या विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, कैसे 3 चरणों में संपन्न होगी ये विद्युत अपघटन विधि, इसमें क्या क्या होगा देखते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अशुद्धियाँ Cu विलयन में घुलने लगेंगी। यहाँ पर देखिए डायग्राम से समझते इसको। देखिए ये एक कॉपर की छड़ है, शुद्ध कॉपर की छड़। ठीक है, और ये अशुद्ध कॉपर की छड़ है, कॉपर सल्फेट की छड़ है। ठीक है, अशुद्ध है, इससे हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त करना है। तो शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, तो देखते हैं। शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कुंजी है। ठीक है, यहाँ पर एक कुंजी है, अभी सर्किट चालू नहीं है। सर्किट जैसे ही सर्किट को चालू करेंगे तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति करेंगे, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, या इधर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ पहुँचेंगे, और इधर जो Cu है वो बाहर निकलेगा, कॉपर सल्फेट है वो इसमें आकर विलयन में घुलता जाएगा। ठीक है, घुलता जाएगा। तो ठीक है, ये यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन इधर होके इस यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर प्रोटॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉपर है, शुद्ध कॉपर यहाँ जमा होता चला जाएगा इस शुद्ध कॉपर की छड़ पर, और जो यहाँ पर अशुद्ध कॉपर था उसमें से निकल के विलयन में आ जाएगा कॉपर सल्फेट,
और विलयन में से कॉपर निकल के शुद्ध वाला और इस पर जमा होता जाएगा। ये छड़ मोटी होती है और ये छड़ पतली होती है, ठीक है। तो ये छड़ बिल्कुल धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और ये छड़ मोटी होती चली जाएगी, इस पर कॉपर जमा होता जाएगा। कॉपर जमा हो जाएगा इस पर, तो जो सल्फेट की अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे जमा हो जाएंगी, जिन्हें कहेंगे हम एनोड पंख, ठीक है। ये अशुद्ध कॉपर की छड़ थी और ये शुद्ध कॉपर की छड़ थी, ठीक है। और ये हमने विलयन के रूप में क्या काम लिया है, अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन काम में लिया है, ठीक है। तो देखते हैं पॉइंट क्या है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध कॉपर विलयन में घुलने लगेगा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो जो अशुद्ध कॉपर है वो विलयन में घुलने लग जाएगा, ठीक है। साथ ही धातु कैथोड पर जमा होती जाएगी। धातु है वो कैथोड पर भी जमा होती जाएगी, विलयन में घुलता जाएगा और धातु कैथोड पर जमा हो जाएगी और जो सल्फेट होगा वो नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध एनोड के नीचे इकट्ठी होती जाती है। अशुद्धियां हैं वो एनोड के नीचे की तरफ इकट्ठी हो जाएंगी। ये रही ये अशुद्धियां हैं, ठीक है, एनोड के नीचे हैं, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। ये अशुद्धियां हैं, इन अशुद्धियों को क्या कहेंगे, ये अशुद्धियां हैं लेकिन इन्हें कहते क्या है, इन्हें एनोड पंख कहते हैं। जो एनोड है उससे ही निकली है ये अशुद्धियां, जिस कंकर पत्थर कुछ होंगे, इन्हें ही एनोड पंख कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन भी बता देते हैं आपको। रिएक्शन क्या हो रही है, देखिए यहाँ पर जो कॉपर है उसमें से क्या होता है, देखिए क्या होता है, पहले तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखा था आपने, कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो देखते हैं रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। जो कॉपर है, शुद्ध कॉपर है, उसमें से क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जैसे ही कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, उतने ही यहाँ पर प्रोटॉन रह जाएंगे। प्रोटॉन दिखाने पड़ेंगे हमको, तो 2+, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरी छड़ है वहाँ पर इधर से होके प्रोटॉन चले जाएंगे, ठीक है। इधर प्रोटॉन की अत्यधिकता हो जाएगी, इसलिए ये वाला जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। और यहाँ पर शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। कॉपर है, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकल के विलयन में आ जाएंगे। और ये वाली छड़ है कॉपर की, ये इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और इधर जमा कर लेगी, ठीक है। और ये शुद्ध कॉपर यहाँ पर जमा हो जाएगा। इस प्रकार होता है, ठीक है। तो आगे अगला टॉपिक है हमारा संचारण। तो अगले पेज पर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा संचारण। संचारण आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लिया है, फिर से देखते हैं क्या होता है संचारण। संचारण क्या होता है, ठीक है। धातु आर्द्रता, वायु, ऑक्सीजन, नमी के संपर्क में आने से संचारित हो जाती है। अर्थात जैसे धातु है, कोई धातु है, वो आर्द्रता, नमी या वायु के संपर्क में आएगी तो वो धीरे धीरे कुछ ऐसे रिएक्शन करेगी जो अपने पहले वाले रूप में परिवर्तित थी, वो उस रूप को धीरे धीरे बदलती जाएगी। या तो काली हो जाएगी या हरी हो जाएगी या फिर भूरे रंग की परत आ जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। तो क्या क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। जैसे सिल्वर है वो O2 की उपस्थिति में काला हो जाता है। सिल्वर जब O2 से रिएक्शन कर लेगा तो उस पर काले रंग की परत आ जाती है। Cu कॉपर है, वो आर्द्र CO2 के संपर्क में आने से हरे रंग की परत बना लेता है। कॉपर है वो आर्द्र CO2 के संपर्क में आ जाएगा तो उस पर एक हरे रंग की परत आ जाती है। ज़्यादा दिनों के बाद ये कम रिएक्शन करता है कॉपर ऑक्सीजन CO2 के साथ। ज़्यादा देर तक जब कॉपर CO2 के साथ उपस्थित रहेगा तो उस पर एक हरे रंग की परत आ जाएगी, ठीक है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कॉपर ज़्यादा दिनों पुराना है। लोहा है, आर्द्रता के संपर्क में आने पर जंग पकड़ लेता है। लोहा है वो आर्द्रता के संपर्क में आएगा तो उस पर जंग पकड़ लेगा, वो भूरे रंग की परत आ जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है। संचारण से बचाव। संचारण हो तो जाता है इस प्रकार से, लेकिन उससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं, किस किस प्रकार से हम संचारण से जो अपनी वस्तुएं या कुछ धातुएं उनको बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। निम्न विधियां हैं, उनमें देखते हैं पेंट करना। जैसे कि लोहे के गेट होते हैं
उन पर पेंट कलर कर देते हैं तो वो संक्षारित होने से कुछ दिनों तक बच जाते हैं। ठीक है। तेल का लेपन, तेल का लेपन करके भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। यसाद लेपन, यसाद लेपन एक विधि है। ठीक है, उसके द्वारा भी इसे बचाया जा सकता है। यसाद लेपन क्या होता है? ठीक है, यसाद लेपन, यसाद लेपन क्या होता है? जो लोहा है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहा है, लोहे और स्टील को मिलाकर, लोहे या स्टील पर इस्पात, स्टील को कहते हैं इस्पात, लोहे और स्टील पर एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए, इसे ही कहते हैं यशद लेपन। ठीक है। क्रोमियम लेपन, क्रोमियम लेपन क्या होता है? क्रोमियम है उसके ऊपर भी लेपन कर दिया जाता है, इसे क्रोमियम लेपन कहते हैं। एनोडीकरण, एनोडीकरण जो एनोड है उसमें धातुओं को ज़्यादा देर तक रखते हैं तो वो उससे भी संक्षारण से उन्हें बचाया जा सकता है। मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु का अर्थ होता है जो धातु हैं दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक धातु बना देंगे, ऐसी धातु बन जाएगी जो ज़्यादा दिनों तक संक्षारित नहीं होगी। ठीक है। मिश्र धातु और यशद लेपन, इसके बारे में अगले पेज पर डिटेल से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यशद लेपन क्या होता है। क्या होता है यशद लेपन? लोहे व स्टील को जंग से बचाने के लिए, लोहा और स्टील है उसको जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रम को यशद लेपन कहते हैं। लोहे व स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या है अधिक दिनों तक उस पर जंग नहीं लगती है। इसी जो विधि है उसको यशद लेपन कहते हैं। अगला है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? यह दो या दो से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक धातु या दो या दो से अधिक अधातुओं को मिश्रित करके एक धातु बना दी जाती है, जिसे मिश्रित धातु कहते हैं। ठीक है। कैसे बना दी जाती है? जैसे लोहा है तो लोहा और कार्बन, जो लोहे में अगर कार्बन को 0.05% मिला दिया जाएगा तो लोहा है वो और भी कठोर हो जाएगा, जिससे हथौड़े व आदि में लोहे, पक्के लोहे का काम में लिया जा सकता है, लोहे को शुद्ध रूप से बनाया जा सकता है। तो स्टील है, स्टील को कैसे बनाया जाता है? लोहा और निकिल या फिर लोहा और क्रोमियम को जब एक कर दिया जाता है या दोनों को मिला दिया जाता है तो स्टील का निर्माण होता है। और पीतल, पीतल कैसे बनाता है? कॉपर और जिंक, जिसका जिंक को होते Zn, जिसे जिंक कहते हैं, सी का अर्थ है कॉपर। ठीक है। तो कॉपर और जिंक है दोनों मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं। और कांसा, कांसा किसे कहते हैं? कॉपर और टिन दोनों मिलकर कांसे का निर्माण करते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि दोनों ही चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुके हैं। आप पढ़ाएंगे सीधा चैप्टर नंबर 6। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है। अगर कोई गलती हो रही है हमसे या फिर कोई कमी रह रही है वीडियो में तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको और समझा देंगे और वापस समझा देंगे, वीडियो वापस भी बना देंगे आपके लिए। ठीक है। तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल कर दें सब्सक्राइब। तब तक के लिए अगले पार्ट नंबर 6 पढ़ाएंगे हम। ठीक है। जैव प्रक्रम, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है। वो वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।